नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए ये भी देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में बेसिक चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा इसको अंदर डीपली पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसके बारे में देखिए। इस क्रिया में पादप वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक, देखिए यहाँ तीन चीज़ें आ रही है। पहली आई है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी बात है यहाँ प्रकाश, तो प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक, तीसरी चीज़ आई है हरित लवक की सहायता से भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें दी हुई है। पादप की जो पत्ती होती है, तो उस पत्ती के अंदर क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक का काम क्या होता है, हरित लवक क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश और जल भी गिरेंगे इसके अंदर। तो प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, हरित लवक और जल, ये चारों चीज़ें मिलकर क्या बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं और पादप के लिए भोजन का निर्माण हो जाता है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। तो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। आपको क्या याद रखना है कि वातावरण में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और प्रकाश जो होता है, हरित लवक, इनकी उपस्थिति में पादप जो है वो भोजन का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा प्रकाश और तीसरा हरित लवक जो कि पादप के अंदर होता है। आगे बात करते हैं। अब ये जो भोजन बनता है, ये भोजन एक ऊर्जा होता है। तो ये ऊर्जा किस रूप में होती है, तो यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ ट्राई करेंगे ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP, ये जो ऊर्जा पादप के अंदर बन रही है, ये ऊर्जा किस रूप में बनेगी, ATP या तथा निकोटिन एमाइड एडिनिन डाइसल्फाइड यानी NADPH। देखिए निकोटिन एमाइड एडिनिन डाइसल्फाइड, ठीक है, तो NADPH के रूप में संचित होती है। और अब इसकी अभिक्रिया देखिए, इसकी अभिक्रिया से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए ये रही कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये रहा जल, तो ये वातावरण से आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल जो है वो जड़ों से अवशोषित करता है पादप। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बना रही है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ प्रकाश, ठीक है, यहाँ प्रकाश और यहाँ लिख दूँ हरित लवक, तो हो गई सारी चीज़ें कंप्लीट। तो क्या बन रहा है, C6H12O6, इसको कहा जाता है ऊर्जा कह सकते हो या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो। तो C6H12O6 ये पादप के अंदर बनता है ऊर्जा, और H2O साथ में जल का निर्माण होता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है जो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का हम सजीवों को श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण की एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को एक बार वापस देखते हैं हम, तो क्या है ये अभिक्रिया। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा यहाँ से मैं हटा देता हूँ वापस एक बार। देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है, इस अभिक्रिया में देखा जाए तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल जो है वो जड़ों से प्राप्त हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो वातावरण से प्राप्त हो जाती है, और प्रकाश जो है वो सूर्य से प्राप्त हो जाता है, और हरित लवक जो होता है वो पादप के अंदर होता है। ये चारों चीज़ें मिलकर पादप के अंदर बना देती हैं ऊर्जा, और वो ऊर्जा होती है कार्बोहाइड्रेट, यानी C6H12O6, इसको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। साथ में बनता है जल और बनती है ऑक्सीजन जो हमारे श्वसन के रूप में काम आती है। तो इस प्रकार ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पर जो 6 लगा रखे हैं, ये 6 लगा रखे हैं, यहाँ पर ये बैलेंस करने के लिए लगा रखे हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। ये कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है प्रकाश अभिक्रिया, तो ये जरूर प्रकाश पर निर्भर करती होगी। देखिए निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का पर्णहरित द्वारा अवशोषण होता है। इसका पहला चरण होता है कि पादप की जो पत्ती होती है, पादप की पत्ती पर सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती है। अब प्रकाश की किरणों के अंदर जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कुछ विशेष तरंग दैर्ध्य की जो तरंग होती है उसी को प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले निश्चित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश का पर्णहरित द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। ये अगर पत्ती है तो यहाँ पत्ती पर ये सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और ये पत्ती जो इसको क्या करेगी, अवशोषित कर लेगी। फिर हरित लवक का उत्तेजन, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो जो हरित लवक है ये क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, और जल का प्रकाश अपघटन, जो इसके अंदर जल उपस्थित है उसका प्रकाशिक अपघटन प्रारंभ हो जाता है, और ऑक्सीजन निकलना प्रारंभ हो जाती है। इससे ऑक्सीजन निकलना प्रारंभ हो जाती है और रासायनिक ऊर्जा ATP और NADPH का निर्माण हो जाता है। तो ये होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का पहला भाग, प्रकाश अभिक्रिया।
अब ये प्रकाश अभिक्रिया जो होती है ये हरित लवक के थाइलेकोइड में होती है। अब ये थाइलेकोइड की जो झिल्ली है वो मैंने आपको जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है आपको हरित लवक का, उसके अंदर मैंने कोशिका की संरचना पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने हरित लवक का कंप्लीटली वर्णन समझा दिया था। वह थाइलेकोइड जो होती है वो ऐसे सिक्कों के चट्टों के रूप में जमे होते हैं, इनको थाइलेकोइड कहा जाता है। ठीक है, तो इनके अंदर अभिक्रिया जो होती है वो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया। जैसे नाम से पता चल रहा है प्रकाशिक अभिक्रिया है क्योंकि प्रकाश पर निर्भर करती है। आगे बात करते हैं दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, देखिए अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जो कि वातावरण से मिलती है वो सीधा ही कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है और इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन से प्रथम उत्पाद PGA फास्फोग्लिसरीन एसिड, ठीक है, PGA क्या होता है, फास्फोग्लिसरीन एसिड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2 उसके अपघटन से दो चीज़ें बनती है, एक तो बनता है PGA फास्फोग्लिसरीन एसिड और दूसरी चीज़ बनती है कार्बन के अणु। कितने कार्बन के अणु, 3 कार्बन के अणु प्राप्त होते हैं, 3 कार्बन के अणु का निर्माण होता है, इसीलिए इसे C3 चक्र भी कहते हैं। तो C3 चक्र किसे कहेंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया को C3 चक्र कहेंगे या फिर इसको केल्विन चक्र भी कहा जाता है। C3 चक्र कह सकते हैं या केल्विन चक्र कहते हैं। तो नाम से पता चल रहा है हमें कि अप्रकाशिक अभिक्रिया है, इसका मतलब इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए अमीबा में भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार होता है। अमीबा एक सूक्ष्म जीव है, हम जानते हैं, और एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा जल में पाया जाता है और एक कोशिका से बना होता है, इसके अंदर एक ही कोशिका होती है। तो अमीबा में पाचन अंग नहीं होते हैं क्योंकि इतना छोटा होता है कि इसके अंदर हम अगर बात करें तो हमारे अंदर ग्रसनी है, ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये पूरा तंत्र पाया जाता है, लेकिन अमीबा के अंदर कोई तंत्र नहीं पाया जाता। तो ये भोजन कैसे करता है, जब भोजन अमीबा के संपर्क में आता है तो ये अपने कूट पादों द्वारा भोजन के पदार्थों को चारों ओर से खाद्य धानी का निर्माण करता है। अभी आपको मैं चित्र द्वारा समझाऊंगा। और भोज्य पदार्थों को खाद्य धानी अमीबा के शरीर में आते ही पाचक रसों द्वारा उसका पाचन हो जाता है। तो ये देखिए डायग्राम से अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। इस डायग्राम देखा जाए तो सबसे पहले जैसे ही भोजन, जैसे लाल कलर का भोजन का कण है, तो भोजन का कण ये अमीबा के पास में आता है, तो अमीबा क्या करता है, इसके चारों ओर खाद्य धानी का निर्माण करता है। ठीक है, आप देख रहे हैं, इनको कहा जाता है कूटपाद। ये जो है ना, ये संरचना, इनको कहा जाता है कूटपाद। तो अपने कूटपादों से खाद्य धानी का संरचना का निर्माण करता है और उस भोज्य पदार्थों को खाद्य धानी के अंदर ले लेता है। अब खाद्य धानी के अंदर जो पाचक पदार्थ है, वो पाचक पदार्थ क्या करेंगे, ये जो भोजन आया है इस भोजन का क्या करेंगे, फटाफट पाचन कर देंगे। और अमीबा के कोई भी भाग से या त्वचा के कहीं भी भाग से ये जो अपशिष्ट भाग होगा, जो पचने के बाद में अपशिष्ट भाग बचेगा, वो अपशिष्ट भाग जो है वो क्या करेगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये अमीबा के अंदर पाचन की क्रिया होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।